वेलकम बैक एंड वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होइएगा। और देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो देखा था एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ तक आपका जो क्लास है ये कवर हो चुका था। ये जो टॉपिक है ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्या क्या बातें आपको समझाई गई है। ठीक है, अब जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपने क्या समझा था? तो यहाँ पे आपने ये समझा था भाई, देखो कि आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर है, कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको आप लिख पाओगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, आप कोई भी कंपोजिट नंबर के बारे में सोच लो, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जरूर लिख पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ, छोटा सा 15 एक कंपोजिट नंबर है। इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5। आप ऐसे ही कोई सा भी लेट्स सपोज कि 225, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 और 5 है ये एक आपका क्या है? प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। सो ये कंपोजिट नंबर को आप कंपोजिट नंबर को क्या लिख पा रहे हैं? कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आपके पास कोई भी कंपोजिट है, बोलो कोई भी कंपोजिट है, कोई भी कंपोजिट, उसको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख पाओगे। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट। फिर इसमें कहा जाता है कि भैया देखो, ये जो प्रोडक्ट होता है ये यूनिक होता है, मतलब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कभी भी वो एक से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर का वो यूनिक आएगा। मतलब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ यही होगा, 225 का सिर्फ यही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कैसे भी कर लो, किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है भाई ये सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, ये चीज हमने सिखाया था आपको। फिर जो है ये आपके पास एग्जांपल है, वही चीज है। देखो 36 को हमने ये लिख दिया, 24 को हमने ऐसे लिख दिया 2 का पावर 3 इंटू 3। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है? तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने में यूज होता है। आपके पास यहाँ 2 क्वेश्चन था जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके। फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है, हमने कहा था आपको ये ट्राई करना है। होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई जरूर किए होंगे। इन सब के क्या करने हैं? तो इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। जैसे 140 है तो 140 का आप 2 से लगाओगे 70 हो जाएगा, 2 से लगाओगे 35, 5 से लगाओगे 7 और 7 से लगाओगे 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास है। ऐसे ही आप बाकी के नंबर जैसे कि 156 है, ये है और ये है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब आज जो है हम इसके आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए। क्या चीज ऑब्जर्व करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने कहा आप ना मुझे 10 का फैक्टर लिखकर दिखाओ। क्या कहा? मैंने कहा 10 का प्राइम फैक्टर लिख के बताओ। तो आप कहोगे सिंपल है, 2 इंटू 5 कर दो। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे 20 का लिख के दिखाओ। तो आपने कहा 2 इंटू 5 कर दो। मैंने कहा एक काम करो, आप ना मुझे 60 का लिख के दिखाओ। तो आपने कहा एक काम करो, 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दो, हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक काम करो, आप 70 का लिखो। तो आपने कहा 2 इंटू 5 इंटू 7 कर दो। अब देखिए, इसके अलावा और भी ले सकते हो, आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो। चलो 5वें नंबर मैंने 100 कहा, तो आपने कहा 2 इंटू 5 लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो इन सभी नंबर में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। सभी नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 0 है। और यूनिट डिजिट 0 है तो हर एक के फैक्टर में देखो 2 और 5 है, 2 और 5 है, 2 और 5 है। एक्स्ट्रा हो चलेगा, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 है, 2 और 5 है। ठीक है, मतलब जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, क्या यूनिट डिजिट 0 होगा, उसका जो फैक्टर है, फैक्टर में 2 एंड 5 कंपलसरी है। ठीक है, जिस भी नंबर का मेरे दोस्त यूनिट डिजिट 0 होगा, उसके फैक्टर में 2 और 5 कंपलसरी है। ठीक है,
अच्छा, यानी कि और भी कोई लिख सकते हो? चलो आप ट्राई कर लो, 700 का कर लो। आप क्या कहोगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। भाई ये 100 था, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आने ही है। भाई मेरे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, उसका यूनिट डिजिट 0 है। क्या है? यूनिट डिजिट 0 है, तो उसके फैक्टर में 2 एंड 5 जरूर आएगा। ठीक है, 2 एंड 5 जरूर आएगा। अगर अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो उसके फैक्टर में 2 बार 2 और 2 बार 5 आएगा। देखो लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो इसके फैक्टर में 2 बार 2 और 2 बार 5 आया है। लास्ट के 2 डिजिट 0, 2 बार 2 और 2 बार 5 आया है। ठीक है, तो ये कहानी है यहाँ पे, बस इसी से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, ऑब्जर्वेशन बताया गया है, इसी से रिलेटेड। तो इसके यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट 0 है, इट मींस इसके फैक्टर में 2 एंड 5 जरूर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, इस वाले कॉन्सेप्ट पे ये आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या कह रहा है कि कंसीडर, या आपका ऑब्वियस है, देखो आप एनसीईआरटी के बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी का ही ये एग्जाम्पल है। आपको अच्छे से पहले देखिए, एनसीईआरटी को आपको क्या करना है, आपके इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करना है दोस्त। ठीक है, हर एक चैप्टर का मैं कोशिश ये रहेगा मेरा कि मैं हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा करके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं, और फिर जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हम लोग करें कुछ और बुक से। ठीक है, ये मेरा जो है कोशिश रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपका कह रहा है कि कंसिडर करो ये नंबर 4 का पावर n, जहां पर n क्या है, तो नेचुरल नंबर है। मतलब ये n के जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6। जैसे कि आप 4 का पावर 1 रख सकते हो तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 रख दो, n के जगह 2 नेचुरल नंबर है तो 4 का पावर 2 हो गया, 4 का पावर 3 हो गया, 4 का पावर 4 हो गया, 4 का पावर 5 हो गया। इस तरीके से चलेगा। तो पूछा है चेक करके बताओ, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n का ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए ये नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, मतलब 0 से एंड हो जाए, मतलब यूनिट डिजिट क्या रहे, यूनिट डिजिट क्या रहे, यूनिट डिजिट 0 रहे, ऐसा कह रहा है। तो क्या कोई भी n होगा, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा कोई भी? आप सोचो जरा, किसी के लिए भी इसका यूनिट डिजिट, जैसे 4 का पावर 2 है तो 4 इंटू 4 होगा यार, ये तो 16 हो गया, यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ पे जो है 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, यार यहाँ पे इन दोनों के लास्ट में 6 था तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखो इसके लास्ट में 4 था, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। यार तो यूनिट डिजिट कभी आपको 0 होता हुआ दिख रहा है? नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसीलिए क्योंकि 4 का जब आप फैक्टर करोगे 4 का, तो 4 के फैक्टर में 5 नहीं आएगा, 2 तो आ जाएगा पर 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप n का कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप n कुछ भी रख दो, पर यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का फैक्टर जो है उसमें 5 नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये कहानी है यहाँ पे। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 4 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n, है ना। अब 2 इंटू 2 का पावर n, यानी कि यार देखो इसमें ये 2 का स्क्वायर और इसका पावर n, यानी कि ये 2 का पावर तो 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है, तो आप देख पा रहे हो, आप लिखोगे क्योंकि 4 टू द पावर n, फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n डजन, यानी डज नॉट कंटेन 5। देखो 2 तो है, 5 भी होना चाहिए था, डजन कंटेन 5, है ना। दैट्स वाई इट्स यूनिट डिजिट, या फिर इट विल, ऐसे लिख सकते हो आप, इट विल, दैट्स वाई इट विल never end with the digit 0, with the digit 0, इसीलिए ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। भाई फैक्टर में ही नहीं है तो 0 से एंड कैसे होगा? आपको ये बात समझना है और ये स्टेटमेंट लिखना है इस क्वेश्चन में। आपको पहले इसका फैक्टर करके देखना है कि इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5 भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 2 और 5 आ गया तो
और नहीं आया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये 30 का पावर मेरा n रहता, तो यहाँ पे इसका फैक्टर करोगे 30 का तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, और इसका पावर n, तो भाई देखो फैक्टर में 2 और 5 आ गया, तभी तो ये 0 से एंड हो सकता है। बस ये कहानी है यहाँ पे। होप आपको ये बात समझ में आ चुका होगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ नहीं है। वैसे भी आप सोचो तो 0 से एंड होने के लिए किसी n कुछ भी रख दो, उसमें जो है 0 जरूर होना चाहिए, तभी एंड होगा वो 0 से, ठीक है, ये चीज़ है। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक और, ये रहा। इसमें आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन दे रखा है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। कहना है कि आपको एक्सप्लेन करके बताने की कंपोजिट नंबर क्यों है। अगर आपने कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बोलोगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स जो होते हैं, वो मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। भाई 2 से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर को हम कंपोजिट कहते हैं। तो बस इसको आपको सॉल्व करके दिखा देना है कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। सिमिलरली आपको इसको भी सॉल्व करके दिखा देना है कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। देखो 2 फैक्टर तो फिक्स होते हैं भाई, कोई भी नंबर का, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टर आ जाता है कंपोजिट हो गया। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो देखो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, ये है। अब आप देखो 13 और 13 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो आप एक काम करो ना यार, 13 को कॉमन निकाल लो और यहाँ इंटू, अब अंदर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, इसके जगह से 13 ले लिया, फिर प्लस है, प्लस 13 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। अब देखो क्या है, 13 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 77 है ना, और प्लस 1 78। अब देखो 13 इंटू 78 हो चुका है। अब 78 को फर्दर ये 13 इंटू 78 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब देखो इस नंबर के कितने फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो भाई 2 से ज्यादा फैक्टर है यानी कि ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, यहाँ पे, क्योंकि therefore it is composite number, इसीलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। सेम कहानी आपको इस वाले में करना है। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, आपको 5 कॉमन लेकर के सिमिलर तरीके से करने हैं, ठीक है, सिमिलर तरीके से आपको यहाँ अंडरस्टैंड करना है चीजों को। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन के, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम को, ये चीजें क्या होता है। चलिए तो एचसीएफ को समझेंगे सबसे पहले, और फिर फिर जो है हम लोग आगे एलसीएम को समझेंगे। इसमें एचसीएफ हम निकालेंगे। देखिए एचसीएफ आपने बहुत पहले सीख रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। अब क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही है, तो इसका यूज करेंगे और फिर से एचसीएफ निकालेंगे। थोड़ा सा एडवांस तरीका हम लोग लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग करते हैं, शॉर्टकट में करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, अगर मैं इसका आपसे पूरा नाम पूछूं, है ना, तो आपको पूरा नाम पता है, आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी बात है, मैं भी कहूंगा सही बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, मैं क्या कहूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन मैं कहता हूं इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली में जब आप किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हो, सो व्हाट डू यू रियली फाइंड, आप एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करते हो। जैसे कि मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया था, मल्टीपल के बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। वैसे ही एलसीएम और एचसीएफ में भी अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एचसीएफ में फैक्टर है और एलसीएम में मल्टीपल होता है। देखो एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो अगर किसी नंबर का आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में डिफरेंस पता है तो आपको ये एचसीएफ भी आराम से कर सकते हो। जैसे कि मानो देखो यहाँ पे मेरे पास कोई 2 नंबर है, जैसे कि मैं बहुत छोटा नंबर लूंगा 12 एंड लेट्स सपोज 12 लेता हूँ और मैं 20 ले लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ आप 12 का फैक्टर लिख दो भाई जरा जल्दी से। अब फैक्टर माने क्या, तो जो 12 को डिवाइड कर दे, जो
12 को डिवाइड कर दे। तो 12 को डिवाइड कौन करेगा? तो सबसे पहले 1 तो करेगा ही करेगा, फिर और कौन करेगा? तो 2 भी करेगा, फिर 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और फिर 12 भी करेगा। फिर मैंने कहा एक काम करो, अब वो फैक्टर लिखो 20 को डिवाइड कर, मतलब 20 का फैक्टर लिखो। तो आपने कहा 1 2 4 5 5 10 20। अब मैंने कहा कॉमन फैक्टर लिखो, कॉमन फैक्टर। तो आपने कहा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन फैक्टर आपने लिखा कि मुझे दिख रहा है एक तो 1 है, 2 है, 4 है ना। तो मैंने लिखा 1 2 4। अब कह रहा है हाईएस्ट कॉमन, मतलब इन सभी कॉमन में सबसे बड़ा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि क्या है? 4 है, यानी कि इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और देखो मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने 12 और 20 का HCF निकाला है ना, तो आपने सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट किया है। वह सबसे बड़ा नंबर जो कि 12 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों से डिवाइड ना हो। अब बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, 12 को भी और 20 को भी डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो 12 और 20 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 है। ठीक है, आप मुजवानी मन में HCF निकाल सकते हो किसी नंबर का, छोटे छोटे नंबर का तो ऑब्वियस सी बात है निकाल सकते हो, जब बड़ा नंबर आ जाएगा वहां पे आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा, तो आपको जो है यहाँ फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा जरूर होगा यार, मैं ये छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, वहीं पे आपको मीनिंग आपके टीचर ने, हो सके तो बहुत सारे टीचर समझाते हैं, बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं कि मीनिंग क्या है। और यकीन मानो यार, बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है कि HCF माने क्या होता है, LCM माने क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो होप आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, हम किसी भी नंबर का HCF करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका यूज करके। ठीक है, इसका यूज करके कैसे करोगे, कैसे आप यूज कीजिएगा इसको? तो देखिए, हम लोग इसका यूज करेंगे 3 स्टेप में। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था ये मैं आपको मिटा दे रहा हूं, हम इसको 3 स्टेप में करेंगे। कोई भी नंबर दे रखा हो, 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा नंबर, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कोई भी नंबर दे रखा होगा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद में HCF निकालने के लिए हम लोग कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को देखेंगे। ठीक है, और कॉमन फैक्टर करने के बाद में, और कॉमन फैक्टर देखने के बाद में उन सभी कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो पावर होंगे वो लोवेस्ट पावर उस पर चढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी नंबर का, जैसे कि लेट्स सपोज एक नंबर मेरे पास 54 है और एक नंबर मेरे पास जो है कोई सा भी मैं नंबर ले सकता हूँ, लेट्स सपोज 32। 54 का जो है क्या हो जाएगा, आप करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 32 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 32 का हुआ 2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 5, और 54 का हुआ 2 इंटू 3 का पावर 3। अब इसमें कॉमन फैक्टर आपको ढूंढने हैं, कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर तो बता दो, कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो सिर्फ 2 है, तो कॉमन फैक्टर 2, और इनका यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है? 1, तो 1 ही रहेगा, यानी कि HCF जो होगा 54 का और 32 का, वो 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे हो? अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चंस और करवाऊंगा, तो हालांकि ये इतना टफ चीज है नहीं जो कि आपको समझ में ना आया हो। अब LCM का मतलब समझते हैं, LCM मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो LCM का मतलब, LCM माने क्या होता है? तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझना होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको पूरा नाम हम लोग कहते हैं लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल, लीस्ट भी कहते हैं, लोवेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, तो क्योंकि इसमें मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, जैसे मैंने आपको एलसीएम का मीनिंग समझाया, एचसीएफ का, है ना, एचसीएफ का, सिमिलरली हमें एलसीएम का मीनिंग भी समझना है। जैसे आप किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालते हो, लेट्स सपोज बहुत छोटा नंबर 6 and 5, तो आप एक्चुअली में वो नंबर फाइंड आउट करते हो, लोवेस्ट नंबर, कौन सा, सबसे छोटा नंबर, लोवेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय बोथ 6 and 5, दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 6 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर आप फाइंड आउट करोगे जब आप एलसीएम निकालोगे। मान लो ए और बी का आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो ए और बी से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर आप फाइंड आउट करते हो एलसीएम में। और यहीं पे अगर ए और बी का आप एचसीएफ निकालते हो, तो ए और बी को डिवाइड करने वाला, जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे, वैसे नंबर फाइंड आउट करते हो सबसे बड़ा नंबर। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसके क्या स्टेप्स है फाइंड आउट करने के लिए, इसको समझते हैं। देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सब, इसका भी 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जिसे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर्स के फैक्टर में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे कि आपने किसी नंबर का फैक्टर किया, जैसे आपके पास 20 है और लेट्स सपोज कि आपके पास 16 है। ठीक है, छोटा सा नंबर, सो 20 का आप फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, और 16 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो इन दोनों नंबर के फैक्टर में कौन कौन सा नंबर आया, तो इसमें 2 और 5 है, इसमें सिर्फ 2 है, तो फैक्टर में कौन कौन सा नंबर आया, सिर्फ 2 और 5। अब उसके बाद यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 5, और उसके बाद 2 का पावर कितना, 4। अब उसके बाद ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे कि 2 का हाईएस्ट पावर सब में क्या है। जैसे कि यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ 4 है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, 4, तो वो लगाओगे। 5 का क्या है, तो 1 ही है, तो ये लगाओगे। यानी कि यहाँ इन दोनों का एलसीएम 20 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 20 और 16 का एलसीएम ये हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी कि ये 16 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 80। यानी 80 वो नंबर है जो 20 और 16 दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो जाता है वो 80 है। आई होप आपको बात समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इनके हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो मैं करूंगा। तो देखिए, 24 और 36 का हमें क्या करना है, तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर आपने लिखा 3 इंटू 3, और फिर 36 का जब करोगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का, ऐसे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर देखो, दोनों में कॉमन 2 है और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 का छोटा वाला पावर, 3 और 2 में से छोटा 2 है, तो 2 लगा दो। 3 का छोटा वाला पावर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 लगा दो। तो 2 का पावर 2, 4 इंटू 3, यानी कि 12 हो जाएगा। मतलब 12 वह सबसे छोटा नंबर है। ये तो ऐसे ही मन में कर सकते हो, 12 वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहीं पे अगर मुझे इसका एलसीएम लिखना होता 24 और 36 का, तो मैं कैसे लिखता भाई, देखता कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है फैक्टर में, तो भाई 2 और 3 इन्वॉल्व है, तो 2 इंटू 3, 2 का हाईएस्ट पावर लिखता मैं 3 और 3 का हाईएस्ट पावर 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 इंटू 9, यानी कि 72 ऐसे सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी और 36 से भी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा यार। ठीक है, अगर आप मेरे भाषण को थोड़ा सा जो है पेशेंस रख करके सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं रुक सकता आपको कॉन्सेप्ट को सीखने से। यहाँ पे वही किया हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, एलसीएम इनका हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। अब देखिए, आप जो है इन दो क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए, अगर आप 18 का करते हो फैक्टर, तो 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 का पावर 2, और 30 का क्या होगा, सो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनके क्या करने हैं, तो पहले इनके हमें एलसीएम लिखने हैं, या फिर पहले हम एचसीएफ लिख लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 18 and 30,
तो क्या होगा, तो HCF लिखने के लिए कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 और 3 है, सो 2 × 3, 2 का लोवेस्ट पावर भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 ही रहेगा, 3 का लोवेस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा HCF। और LCM क्या होगा, 18 और 36 का, सॉरी 30 है ना यहाँ पे, 30 का क्या हो जाएगा, तो भाई जो जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो लिखो, तो 2 3 2 3 5, यानी कि 2 3 और 5 इन्वॉल्व है। 2 का हाईएस्ट पावर भाई दोनों में 1 है तो 1 ही रहेगा, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 यहाँ 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 यहाँ 1 है, बस 2 × 9 × 5, यानी कि 5 दूनी 10 निम 90, यहाँ पे 90 जो है इन दोनों नंबर का LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप LCM HCF निकालते हो, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेरे दोस्त आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा। सिमिलर वे में आपको हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास 3 नंबर आ जाता है ना, तो 3 नंबर का भी LCM और HCF ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मान लो आपसे कहता है कि आप 16, 18 और 24 का निकालो, तो आप 16 का फैक्टर करोगे जो कि 2 का पावर 4 होगा, 18 का करोगे जो कि 2 × 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 24 का करोगे जो कि 2 का पावर 3 × 3 हो जाएगा। अब इसमें LCM निकालना है ना आपको पहले, चलो LCM निकाल लेते हैं, 16 का, 18 का और 24 का। तो आप LCM निकालने के लिए क्या करोगे, जो जो नंबर इन्वॉल्व है, जैसे 16 में सिर्फ 2 है, 18 में 2 और 3 है, 24 में भी 2 और 3 है, सो 2 3 मौजूद है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो भाई यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 लगा दिया। यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर 2, यहाँ 1 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 लगा दिया, यानी कि 2 का पावर 4, 16 × 9, अब ये कितना हो जाएगा, 16 निम 144, तो 144 यहाँ LCM हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है, बात आप लोगों को, ऐसे हम LCM निकालेंगे। HCF के लिए भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखते हैं सब में, तो सब में तो 2 है और लोवेस्ट पावर 1 है, यानी सबका HCF कितना हो जाता, तो सबका HCF 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि LCM और HCF में एक रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या रिलेशन होता है, तो देखो, जब आप 2 नंबर का, केवल 2 नंबर का LCM निकालते हो, ठीक है, LCM निकालते हो और उन दोनों नंबर का HCF निकालते हो और उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये बराबर आता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो यहाँ LCM ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर हो जाएगा, यानी कि LCM है ना इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो भैया LCM इंटू HCF जो है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया, LCM दे दिया और आपको HCF कह दिया निकालने के लिए, तो आप सिंपली HCF कैसे निकालोगे, सो प्रोडक्ट यानी कि A इंटू बी गिवन होगा अपॉन LCM भी गिवन होगा, बस प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर दो, या फिर आपको दोनों नंबर दे दिया और LCM दे दिया, कहा HCF निकालो, तो दोनों का प्रोडक्ट करके LCM से डिवाइड कर दो, या फिर आपसे HCF पूछ दिया और HCF कह LCM पूछ दिया, तो LCM पूछ दिया तो आपको दोनों नंबर को डिवाइड करके आपको HCF से मल्टीप्लाई करके HCF से डिवाइड कर देना है। मान लो आपको इन दोनों नंबर में से एक नंबर नहीं दिया, LCM दे दिया, LCM और HCF दे दिया, तो आपको पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, और मान लो A इंटू बी है तो B नहीं दिया, A दे रखा है तो A को इसके नीचे ला दो, LCM इंटू HCF अपॉन में A इज इक्वल टू B। ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर के लिए वैलिड है। अगर 2 से ज्यादा नंबर है और वहां पे ये फॉर्मूला लगा दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको वहां नहीं लगाना है फॉर्मूला, सिर्फ वहीं लगाना है जहां पे 2 नंबर दे रखा हो, उसके आगे और कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये बात है, आपका समझ में आ चुका होगा ये। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। अब जो है इस पे हमें जितना भी एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट था, आपको मैंने 1.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए जो आपका HCF होता है ना, HCF हमेशा, अब देखिएगा नोटिस कीजिएगा, HCF जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आपको मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा, जैसे HCF और LCM, ठीक है। जब आप 2 नंबर का HCF और 2 नंबर का LCM निकालते हो ना, तो ये जो LCM होता है ये HCF का मल्टीपल होता है, यानी कि ये जो LCM है ये n टाइम्स HCF होता है हमेशा। आप देख लेना कहीं पे भी, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पीछे यहाँ पे ये इन दोनों नंबर का आपने HCF निकाला 6 और LCM निकाला 90। तो देखो ये जो 90 है ये 90 6 का मल्टीपल होगा, मतलब 90 6 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, ठीक है। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, मतलब हमेशा डिवाइड हो जाता है, हमेशा। यहाँ पे LCM जो होता है यानी n जो होगा वो कैसे निकलेगा, तो LCM अपॉन HCF से निकलेगा। तो ये एक है, इस पे MCQ आता है, ठीक है। तो होप आपको ये सारी कहानी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस आपके समक्ष होगा। हालांकि आपको मैंने जितना अभी सिखाया है, अगर आप पेशेंस से इतना देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को बना पाइएगा NCERT का एक्सरसाइज। आप बाकी बुक को भी ट्राई कीजिएगा तो डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में सॉल्यूशन को लेकर के एक्सरसाइज 1.1 के।